वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद आमिर लुकमान। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना मैकेनिज्म ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फोटो रेस्पिरेशन के बारे में देखा था कि फोटो रेस्पिरेशन इट इज अ लाइट डिपेंडेंट रेस्पिरेशन। तो आपके फोटोसिंथेसिस के अंदर जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाता है रेस्पिरेशन में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब फोटो रेस्पिरेशन के अंदर जो एंजाइम यूज हो रहा है उसे बोलते हैं रुबिस्को। तो आपका रुबिस्को क्या था, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज या फिर ऑक्सीजनेज। तो ये आपकी बहुत ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, रुबिस्को। और इसी तरीके से चूंकि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म पूरी दुनिया में ज्यादा है, इसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से ये सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन है पूरी दुनिया के अंदर। तो ये आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि क्लोरोप्लास्ट में सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन कौन सी है, रुबिस्को। पूरी दुनिया में अबंडेंट प्रोटीन कौन सी है, रुबिस्को। तो रुबिस्को ऑक्सीजनेज की तरह भी काम करता है, कार्बोक्सिलेज की तरह भी काम करता है। अब अगर ये कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा तो एक हमारे पास मॉलिक्यूल होता है आरयूबीपी, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। आपके फोटो रेस्पिरेशन को स्टार्ट करने वाला भी यही है, आपके केल्विन साइकिल को स्टार्ट करने वाला भी यही है। तो ये एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी एक्सेप्ट कर लेता है, ऑक्सीजन को भी कर लेता है। तो ये आपका जो सा रुबिस्को है वो क्या करेगा, अगर आरयूबीपी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवा दे तो वो कार्बोक्सिलेज की तरह काम कर रहा है और ये केल्विन साइकिल रन करवा देगा। अगर आरयूबीपी के साथ ऑक्सीजन को ऐड करवा दे तो एज ऑक्सीजनेज काम करेगा और फोटो रेस्पिरेशन को स्टार्ट करवा देता है। तो इन दोनों रिएक्शंस के अंदर केल्विन साइकिल में भी और फोटो रेस्पिरेशन में भी, क्योंकि एक्सेप्टर मॉलिक्यूल भी सेम है आरयूबीपी, एंजाइम भी सेम है रुबिस्को, तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को कंपीट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके प्रोसेस की बात करते हैं। तो ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले स्टेप के अंदर ग्लाइकोलेट बनता है, दूसरे स्टेप में ग्लाइसिन बनता है, तीसरे स्टेप में आपका सेरीन बनता है। तो सबसे पहला स्टेप जो फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलेट होता है उसमें क्या है, आरयूबीपी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, हम फोटो रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने अभी बात की थी कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट करवाता है। तो आरयूबीपी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाता है तो एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है जिसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलेट बोलते हैं। नेक्स्ट आपके 2 ऑर्गेनेलिस का रोल यहां पे आएगा। आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द रोल ऑफ पेरोक्सिसोम इन फोटो रेस्पिरेशन, आपको आ सकता है व्हाट इज द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन फोटो रेस्पिरेशन। तो ग्लाइसिन क्या है, आपका जो सा ये था ग्लाइकोलेट बना था, ग्लाइकोलेट क्या करेगा, पेरोक्सिसोम की मेम्ब्रेन से डिफ्यूज करके पेरोक्सिसोम में चला जाएगा, वहां पे ग्लाइकोलेट साइकिल रन करवाता है और वो ग्लाइकोलेट साइकिल एक सीरीज ऑफ रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर ग्लाइकोलेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लाइसिन में। नेक्स्ट आपका आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का रोल इसमें। तो वो जो ग्लाइसिन अभी बना है पेरोक्सिसोम में, वो क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मूव कर जाते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब वो चले जाएंगे तो वहां पे एक रिएक्शन होगा इसके अंदर, और उस रिएक्शन में 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल, एक सेरीन और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये आपका 3rd स्टेप था। तो अगर इस पूरे रिएक्शन के अंदर हम देखें तो सब स्टार्ट किसने करवाया फोटो रेस्पिरेशन को, आरयूबीपी ने। एंड पे प्रोडक्ट क्या बनी, सेरीन। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि आपके जो ये फोटो रेस्पिरेशन ऐसा पाथवे है जिसके अंदर आरयूबीपी कन्वर्ट हो जाता है सेरीन के अंदर। तो ये आपके आगे हम लोग बात करते हैं कि इसका केल्विन साइकिल से डिफरेंस क्या है और इसकी सिमिलरिटी क्या है। अब ये जो रेस्पिरेशन है, फोटो रेस्पिरेशन, ये एटीपी और एनएडीपीएच को यूज करता है जो कि लाइट रिएक्शन में बनते हैं, और सेम काम केल्विन साइकिल में भी हो रहा है। तो ये इसकी सिमिलरिटी आ गई। आपको क्वेश्चन आ सकता है हाउ फोटो रेस्पिरेशन इज सिमिलर विद केल्विन साइकिल एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम केल्विन साइकिल। तो ये सिमिलर कैसे है कि केल्विन साइकिल और फोटो रेस्पिरेशन दोनों में ही जो लाइट रिएक्शन में एटीपी और एनएडीपीएच बन रहे हैं वो यूटिलाइज होते हैं। अब उसके बाद फोटो रेस्पिरेशन के अंदर डिफरेंस कैसा है, ये डिफरेंस क्या है, एक दूसरे के रिवर्स है। फोटो रेस्पिरेशन में क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करवाया जाता है जैसा लास्ट स्टेप में सीरीन के साथ हुआ था, और ऑक्सीजन को ऐड करवाया जाता है जो पहले स्टेप में आरयूबीपी के साथ हुआ था। तो फोटो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ऐड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जबकि केल्विन साइकिल इससे उल्टा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है और ऑक्सीजन
रिलीज होती है। तो ये आपका जो सा फोटो रेस्पिरेशन है, ये क्या करता है कि क्योंकि ऑक्सीजन को ऐड करवाता जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवा रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो फिक्सेशन हो रही थी फोटोसिंथेसिस में, अक्सर प्लांट्स में वो 25% कम कर देता है। यानी कि फोटो रेस्पिरेशन के ज्यादा हो जाने की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस 25% डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट आपके 3 क्वेश्चन यहां पे बन सकते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट कैसे होती है, फोटो रेस्पिरेशन का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कि क्या मसाइल होते हैं इसकी वजह से, फोटो रेस्पिरेशन जरूरत ही क्यों इसकी पड़ती है। तो अब स्टार्ट कैसे होती है, जब हॉट और ड्राई डे होता है, दिन के वक्त क्या है कि फोटोसिंथेसिस बढ़ जाती है। जब फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन क्या होगी, इंक्रीज कर देगी प्लांट के अंदर। तो हॉट एंड ड्राई डे में ऑक्सीजन प्लांट में ज्यादा क्यों हो जाती है। नॉर्मली क्या होता है कि स्टोमेटा ओपन है, जितनी ऑक्सीजन बन रही है वो बाहर निकलती है, पर हॉट और ड्राई डे के अंदर क्योंकि ट्रांसपरेशन को कम किया जाए, वाटर को कंजर्व किया जाए, इसलिए स्टोमेटा को बंद कर दिया जाता है। स्टोमेटो को जब बंद कर देंगे तो बाहर वाली जो से अंदर ऑक्सीजन बन रही है वो बाहर नहीं निकल पाएगी। क्लियर हो गया। जब अंदर वाली ऑक्सीजन बाहर नहीं वो निकल पा रही तो ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अब साथ कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल में भी चेंज आएगी। अब अंदर चूंकि फोटोसिंथेसिस हो रही है, बाहर से स्टोमेटा बंद है तो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आएगी, तो लाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस तो होनी है। तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज किया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, सेल के अंदर कम हो गई, और फोटो रेस्पिरेशन की वजह से जो है वहां पे फोटोसिंथेसिस की वजह से वहां पे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया। तो सेल के अंदर डे टाइम में जो ऑक्सीजन ज्यादा हुई और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई, तो इन दोनों की वजह से क्या होगा, ये फोटो रेस्पिरेशन को स्टार्ट कर देगा। हुआ क्या है, डे टाइम के अंदर स्टोमेटा बंद है ताकि जो सा वाटर है वो लॉस ना हो, ट्रांसपरेशन को कम किया जाए। अब अगर स्टोमेटा बाहर से बंद है यानी कि एनवायरनमेंट के साथ उसका कनेक्शन खत्म हो गया, अब अंदर क्या हो रहा है कि सनलाइट की वजह से, डे टाइम की वजह से फोटोसिंथेसिस हो रही है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। अब फोटोसिंथेसिस की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। कम क्योंकि बाहर से तो अंदर आ नहीं रही। अब ऑक्सीजन क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ऑक्सीजन बढ़ती क्यों जा रही है, क्योंकि बाहर नहीं जा सकती, स्टोमेटा बंद है। अब ऑक्सीजन जब ज्यादा हो जाती है तो चूंकि वो जो रुबिस्को एंजाइम था वो दोनों को अटैच करवा लेता था, कार्बन डाइऑक्साइड भी और ऑक्सीजन भी। अब चूंकि ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो वो ऑक्सीजन को अटैच करवाने लग जाएगा इस आरयूबीपी के साथ, तो वो फोटो रेस्पिरेशन को स्टार्ट करवा देता है। तो ये स्टार्ट इसलिए होती है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। अब अगर हम लोग, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये फोटोसिंथेसिस को कम कर देता है, तो ये आपकी फोटो रेस्पिरेशन ने क्या किया है कि इससे फोटोसिंथेसिस कम होती है। तो फोटो रेस्पिरेशन रिड्यूसेस द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस एंड इट इज नॉट एसेंशियल फॉर प्लांट्स एंड मेनी प्लांट्स ग्रो नॉर्मली विदाउट द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। कि उतनी जरूरी नहीं है, अगर फोटो रेस्पिरेशन नहीं भी होती तब भी प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, मसला कोई नहीं है, पर फोटोसिंथेसिस तो इन्होंने कम कर दी। तो इट इज आल्सो ऑब्जर्व्ड that if photorespiration is inhibited chemically plant can still grow। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई ऐसा उतनी जरूरत नहीं है, प्लांट को फोटोसिंथेसिस की जरूरत है, फोटो रेस्पिरेशन की जरूरत नहीं है, वो तो बस ऑक्सीजन के ज्यादा होने की वजह से हो जाती है। क्लियर। हमने ऊपर देखा अभी कि फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट कैसे होती है, अभी हमने देखा इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस को कम कर देती है और इसके बगैर भी प्लांट जिंदा रह लेता है। अब प्लांट के अंदर ये होती ही क्यों है, अगर इतनी गैर जरूरी है और इसका नुकसान भी हो रहा है तो ये होती क्यों है। तो इसका कॉमन आंसर इसका बनता है कि जो एक्टिव साइट है रुबिस्को की वो ऑक्सीजन को भी ऐड करवा लेती है। तो वहां पे ऑक्सीजन के ज्यादा हो जाने की वजह से रुबिस्को के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, तो वो इस साइकिल को चला देता है। हॉट एंड ड्राई डे में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही, ऑक्सीजन मिल रही है, तो वो इस ऑक्सीजन को अटैच करवा के ये स्टार्ट करवाया था। तो ये जो है ना इसको अवॉइड नहीं कर पा रहा, तो ये इस वजह से ये होने लग जाती है, बाकी इसके बगैर भी प्लांट सरवाइव कर जाता है। नेक्स्ट आपका आगे डिफरेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है कि एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है।
तो अगर एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने 4 बातें लिखी हैं कि रेस्पिरेशन होने के लिए एनिमल्स की उस रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये शॉर्ट में भी आ सकता है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, और यही चीजें हम लोगों ने आगे जब एग्जांपल्स देखने हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की तो इन चीजों को देखेंगे। सबसे पहली चीज, जहां पे रेस्पिरेशन हो रही है उस जगह का, उस ऑर्गन का सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए और वहां पे मॉइस्चर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लार्ज सरफेस एरिया एंड मॉइस्चर। तो सरफेस एरिया शुड बी एक्सट्रीमली लार्ज एंड केप्ट मॉइस्ट, जैसे कि वर्टिब्रेट्स के अंदर लंग्स, और अगर हम लोग फिशेस की बात करें तो वहां पे गिल्स इस तरह के होते हैं। एपिथेलियम यानी कि जो बाहर वाली सरफेस है जिसके अंदर गैसेस ने एक्सचेंज करना वो बारीक होगी, थिन होगी। तो जितनी थिन होती है उसके अंदर से मटेरियल की एक्सचेंज, गैसेस की एक्सचेंज ज्यादा हो जाती है ताकि डिफ्यूजन के लिए ज्यादा उसको ट्रांसपोर्ट ना करना पड़े। तो एनिमल्स के अंदर अगर देखा जाए तो हमारे जैसे एल्वियोलाई होते हैं, एल्वियोलाई के अंदर वो बिल्कुल 1 या 2 सेल थिक होती है, यानी कि या तो 1 सेल की लेयर है या 2 सेल्स की लेयर है, तो बहुत थिन मेम्ब्रेन है जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन को मेंटेन किया जाता है बाय स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट। स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट क्या है कि अगर हम दो एनवायरनमेंट्स को डिस्कस करें, इनसाइड और आउटसाइड, एक साइड पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होनी चाहिए, दूसरी साइड पे बहुत कम। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी बात करते हैं, हमारी एयर के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, हमारे लंग्स के अंदर उसको कम रखा जाएगा ताकि बाहर से अंदर आए। अब अगर अंदर से बाहर निकालना है तो अंदर ज्यादा कर लिया जाता है, प्रेशर को बाहर कम किया जाता है, तो एक स्टीप ग्रेडियंट बनाया जाता है। और ये जो डिफरेंस आता है ग्रेडियंट के अंदर, इसकी वजह से आपका क्या होता है, ये वेंटिलेशन होती है। इस स्टेप को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म देखेंगे। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कैपिलरी नेटवर्क। अब जिस रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है वहां पे कैपिलरीज का नेटवर्क बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि रेस्पिरेशन के अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है एनिमल्स के अंदर ब्लड की। तो ब्लड उतना ज्यादा फ्लो करेगा। अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमारे लंग्स के एल्वियोलाई के इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स हैं। अगर हम लोग फिशेस की बात करते हैं, उनके गिल्स के अंदर वो ब्लड वेसल्स हैं। जो ऑर्गेनिज्म अपनी स्किन के जरिए रेस्पायर करते हैं, उनकी स्किन के अंदर ब्लड वेसल्स का, कैपिलरीज का नेटवर्क उतना ज्यादा डेंस होता है। तो इसकी वजह से आपका क्या होगा कि वो रेस्पिरेटरी सर्फेसिस के अंदर ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली, सरफेस एरिया लार्ज हो, मॉइस्ट हो, थिन एपिथेलियम हो, वेंटिलेशन उसके अंदर हो, ग्रेडियंट एक उसके अंदर स्टीप बना हो, और उसके बाद कैपिलरीज का नेटवर्क वहां पे डेंस होना चाहिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर होंगी तो वो सरफेस जो है वो रेस्पिरेशन करेगी। अगर ये नहीं होंगी तो वो रेस्पिरेशन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकती। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिफरेंट एनिमल्स की एग्जांपल्स देखेंगे कि उनके अंदर रेस्पिरेशन किस किस तरीके से हो रही है।